नमस्कार सभी साथियों को स्वागत करता हूं सभी का इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, आज हम यूपी टेट का जो पेपर हुआ था 23 जनवरी 2022 को, तो बाल विकास जो आपके सीडीपी है उसके आंसर की लेकर आए हैं। संपूर्ण विश्लेषण सहित हम यहाँ पर इस पेपर को हल करने वाले हैं साथियों। तो यदि आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो या फिर फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो या रीट 2022 की तैयारी कर रहे हो तो इस वीडियो को आप निश्चित रूप से देखिएगा साथियों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पूरे एनालिसिस के साथ में हम यहाँ पर ये जो पेपर है इस प्रश्न पत्र को हम हल करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखेंगे और एक एक चीज को मैं अच्छी तरह से यहाँ पर विश्लेषित करके आपको बताने वाला हूँ साथियों। तो देखिएगा, आपके पहला जो प्रश्न है वो है ब्लूप्रिंट निम्न में से किसका महत्वपूर्ण घटक है। तो यहाँ पर ब्लूप्रिंट की बात की जा रही है परीक्षण अंकन का, परीक्षण प्रशासन का, परीक्षण वैधता का और परीक्षण निर्माण का। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ब्लूप्रिंट आखिर काम किस में आता है। तो ब्लूप्रिंट किस लिए बनाया जाता है, किस काम में आता है साथियों। ब्लूप्रिंट का निर्माण परीक्षण के लिए किया जाता है। परीक्षण निर्माण के लिए पहले उसका ब्लूप्रिंट बनाया जाता है। तो फिर हम यूँ कह सकते हैं कि कोई भी पेपर या टेस्ट वगैरह जब बनाया जाता है तो उसके पहले उसका ब्लूप्रिंट बनता है कि भाई यहाँ पर लघुत्तरात्मक प्रश्न हम कितने देंगे, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न कितने देंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने देंगे या निबंधात्मक प्रश्न कितने देंगे, कितने जो प्रश्न है कितने नंबर के रहेंगे। ये सारी चीजें हम ब्लूप्रिंट के माध्यम से निश्चित करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि ये परीक्षण निर्माण का एक महत्वपूर्ण घटक है साथियों। चौथा विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 पे आते हैं। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 2 है विकास की पूर्व संक्रिय अवस्था निम्न में से किसने दिया था। स्किनर ने, कोहलर ने, जीन पियाजे ने और जेरोम एस ब्रूनर ने। तो देखो यहाँ पर एक शब्द आया है पूर्व संक्रिया। तो साथियों पूर्व संक्रिया जिसको हम प्राक संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं, जो कि 2 से 7 वर्ष चलती है, ये किसके द्वारा बताई गई है, जीन पियाजे के द्वारा बताई गई है। जीन पियाजे ने जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था साथियों, उसमें इन्होंने 4 अवस्थाओं का वर्णन किया था। इसमें ये इनकी दूसरी अवस्था है। पहली अवस्था यहाँ पर संवेदी पेशी अवस्था कहलाती है, दूसरी अवस्था पूर्व संक्रियात्मक या प्राक संक्रियात्मक कहलाती है, तीसरी मूर्त संक्रियात्मक और चौथी औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहलाती है। तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 3 सही है प्रश्न संख्या 2 में। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 3 की ओर। तो चलिए तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 3 है एमएमपीआई परीक्षण का उपयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है। सृजनात्मकता के मापन में, संप्राप्ति के मापन में, बुद्धि के मापन में। तो देखिएगा यहाँ पर बात की जा रही है एमएमपीआई की। एमएमपीआई के बारे में मैंने आपको पढ़ा रखा है साथियों। एमएमपीआई का से संबंधित एक प्रश्न रीट 2021 एग्जाम में भी आया था। वहां पर देखिएगा ये पूछा गया था कि कौन सी प्रक्षेपी विधि नहीं है। तो जो एमएमपीआई है ये प्रक्षेपी विधि नहीं थी। और एमएमपीआई विधि जो है ये किसका मापन करती है, व्यक्तित्व का मापन करती है साथियों। ठीक है, चौथा विकल्प आपका प्रश्न संख्या 3 में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 पे आते हैं। तो चलिए चौथा क्वेश्चन, प्रश्न संख्या 4 था आपके अधिगम हेतु निम्न में क्या सर्वाधिक आवश्यक है। निर्देशन आवश्यक है, परिपक्वता आवश्यक है, रुचि आवश्यक है, अभिप्रेरणा आवश्यक है। तो भाई यहाँ पर परिपक्वता तो बिल्कुल ही गलत आंसर है, निर्देशन भी गलत आंसर है। यहाँ हम 2 चीजों पे आके रुक जाते हैं, एक तो रुचि पे और अभिप्रेरणा पे। तो भाई सर्वाधिक आवश्यकता की बात की जा रही है साथियों। आपने थॉर्नडाइक का सिद्धांत तो पढ़ी रखा होगा। थॉर्नडाइक के सिद्धांत में तत्परता का एक नियम है जिसमें यह कहा जाता है कि सीखने के लिए व्यक्ति आंतरिक रूप से तत्पर या तैयार होना चाहिए, तभी उसको सिखाया जा सकता है। जैसे आप घोड़े को तालाब तक तो ले जा सकते हो लेकिन पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हो, ये वाला उसमें उदाहरण है। तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले सीखने के लिए या अधिगम के लिए अभिप्रेरणा की आवश्यकता होती है। अगर व्यक्ति आंतरिक रूप से प्रेरित है सीखने के लिए तभी सीख पाएगा। तो सबसे पहली आवश्यकता और सबसे अधिक आवश्यकता अभिप्रेरणा की ही होती है। यहाँ पर हम चौथे विकल्प पे जाएंगे और यही आपका बेस्ट आंसर है और इसको ही बिल्कुल सही उत्तर माना जाएगा साथियों। तो चौथे क्वेश्चन में चौथा ही विकल्प आपके सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 पे आएंगे। चलिए 5वां क्वेश्चन देखेंगे। देखिएगा 5वें प्रश्न को। प्रश्न संख्या 5 है शैशव काल का समय है 15 वर्ष तक, जन्म से 6 वर्ष तक, जन्म से 2 वर्ष तक, 12 वर्ष से 18 वर्ष तक। तो यहाँ पर देखिएगा शैशव काल की बात की जा रही है। नॉर्मली शैशव अवस्था और शैशव काल दोनों में अंतर होता है। जब शैशव अवस्था पूछी जाती है साथियों, शैशव अवस्था आपसे पूछी जाए
तब फिर वहां पर आपको 0 से 5 या 0 से 6 सही करना होता है। लेकिन यहाँ पर शैशव काल की बात की जा रही है, तो शैशव काल में आपको जन्म से 2 वर्ष तक का जो समय है इसको सही करना होता है। भाई यहाँ पर 12 से 18 वर्ष तो गलत हो जाता है, 15 वर्ष भी गलत हो जाता है, लेकिन हम बहुत से लोगों ने क्या किया, जन्म से 6 वर्ष तक का समय भी कर दिया। तो जन्म से 6 वर्ष तक का समय तो बिल्कुल ही यहाँ पर गलत विकल्प है साथियों। जन्म से 6 वर्ष तक नहीं, बल्कि जन्म से 2 वर्ष तक आपका सही उत्तर यहाँ पर माना जाएगा। क्योंकि अगर यहाँ पर शैशव अवस्था पूछता तो मैं वापस बता रहा हूं, फिर वो जन्म से 6 वर्ष से रहता, लेकिन शैशव काल जन्म से 2 वर्ष तक का ही सही है। विकल्प नंबर आपका 3 सही रहेगा प्रश्न नंबर 5 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 पे आते हैं। तो चलिए 6वां क्वेश्चन, पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को अर्थ प्रदान करना कहलाता है। चिंतन, स्मृति, प्रत्यक्षीकरण और कल्पना। इस क्वेश्चन को आरबीएससी कक्षा 11वीं की किताब से प्रश्न लिया गया है। आरबीएससी कक्षा 11वीं और किताबों में भी होगा हालांकि, लेकिन आरबीएससी कक्षा 11वीं में अच्छी तरह से लिखा रखा है। और मैंने इस क्वेश्चन को कम से कम 20 बार आपको हल करा दिया होगा साथियों। पूर्व अनुभव के आधार पर संवेदना को जहां अर्थ प्रदान किया जाता है उसको हम प्रत्यक्षीकरण कहते हैं। तीसरा विकल्प आपके 6ठे क्वेश्चन में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 पे आएंगे। तो देखो मुझे लगता है कि ये जो पेपर है उतना कठिन आया नहीं था। वर्तमान में जो 2022 वाली स्थिति है, जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, मुझे लगता है कि कंपटीशन में जो पेपर आ रहा है यहाँ पर टेट लेवल का पेपर, उसका स्तर कहीं ना कहीं कम होता जा रहा है साथियों पहले की अपेक्षा। तो देखिए विशेष तौर पे सीडीपी का, साइकोलॉजी के पहले प्रश्न अच्छे आते थे, अब उतने मजे नहीं आते हैं प्रश्नों में। प्रश्न संख्या 7 है, सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो देखो गेस्टाल्टवादियों ने, थॉर्नडाइक ने, पावलोव ने और कोहलर ने। तो प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन की बात की जा रही है, तो प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है साथियों, यहाँ पर थॉर्नडाइक के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया है। जो थॉर्नडाइक ने प्रयास व भूल का सिद्धांत दिया है, इसमें इन्होंने सीखने के नियम भी बताए हैं, सीखने के नियम भी इनके द्वारा ही बताए गए हैं साथियों। तो यहाँ पर बिल्ली के ऊपर इन्होंने प्रयोग किया था, ये भी आपको पता होगा। तो आगे बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 8 पर। यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प बिल्कुल सही है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 पे आएंगे। देखो 8वां प्रश्न है, औसत बुद्धि वाले बालकों का बुद्धि लब्धि स्तर होगा 110 से 114, 90 से 109, 80 से 89 और 70 से 79। तो 70 से 79 तो यहाँ पर औसत में नहीं आएगा, 80 से 89 पिछड़ा में आ सकता है, 110 से 114 यहाँ पर थोड़ा तीव्र बुद्धि हो जाएगा। यहाँ पर 90 से 109 के बीच का जो बालक है ये यहाँ पर औसत बुद्धि बालक हो जाएगा साथियों। तो दूसरा विकल्प आपका सही है, औसत बुद्धि, जिसको हम सामान्य बुद्धि बालक भी कह सकते हैं। आप सामान्य बुद्धि कह दो, औसत बुद्धि कह दो, बात एक ही है। तो विकल्प नंबर आपका जो 8वें प्रश्न में है दूसरा विकल्प वो सही है। देखिए नॉर्मली जो 100 आईक्यू वाले बालक होते हैं उनको औसत बुद्धि माना जाता है, लेकिन यहाँ पर एक एग्जैक्टली यहाँ पर विकल्प आपके सामने नहीं है, तो फिर आपको देखना पड़ता है कि यहाँ पर कौन सा विकल्प आपको सही करना है। तो सेकंड विकल्प आपको 8वें क्वेश्चन में बिल्कुल सही करना था और ये आपका आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 पे आते हैं। तो 9वां प्रश्न है, निम्न में से कौन तरल क्रिस्टलीय बुद्धि के प्रतिमान के प्रतिपादक थे। स्किनर, बर्नन, थॉर्नडाइक और आरबी केटल। तो देखो तरल क्रिस्टलीय बुद्धि की यहाँ पर बात की जा रही है साथियों। स्किनर ने ऐसा बुद्धि का कोई प्रकार नहीं बताया है, थॉर्नडाइक ने ऐसा बुद्धि का कोई प्रकार नहीं बताया है। तो दो तो आप आसानी से हटा सकते थे। बर्नन में और केटल में आपको थोड़ी परेशानी हो सकती थी कि भाई इनमें से मैं किसे चूज करूं। तो देखो तरल क्रिस्टलीय बुद्धि की बात की जा रही है साथियों, किसके द्वारा प्रतिपादित की गई थी, आरबी केटल, रेमंड केटल के द्वारा तरल क्रिस्टलीय बुद्धि का प्रतिपादन किया गया था। विकल्प नंबर आपका 4 प्रश्न संख्या 9 में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 पे आएंगे। आपके 10वां प्रश्न था, ये देखिएगा। प्रश्न संख्या 10 है, क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया। स्किनर के द्वारा, हेगार्टी के द्वारा, थॉर्नडाइक के द्वारा और हल के द्वारा। तो क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नॉर्मल सा प्रश्न है, किसके द्वारा किया गया है, बीएफ स्किनर, ब्रूस हर्श फ्रेडरिक स्किनर के द्वारा यह सिद्धांत दिया गया है। और इसमें इन्होंने पुनर्बलन पर बल दिया है। किस पर बल दिया है, पुनर्बलन पर इस सिद्धांत में इन्होंने बल दिया है साथियों, कि व्यक्ति को क्रिया करने के लिए किसी उद्दीपक की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि क्रिया के बाद में यदि कोई उसे ऐसी वस्तु मिल जाए जो पुनर्बलन का कार्य करे तो वही क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत होता है। जैसे एक विद्यार्थी के द्वारा कक्षा में किसी प्रश्न का उत्तर बताने पर अध्यापक यदि कहता है कि शाबाश, बहुत बढ़िया, तो ये भी शब्द जो है ये भी कहीं ना कहीं पुनर्बलन का कार्य करते हैं। विकल्प नंबर आपका 1 सही है 10वें प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 पे आएंगे। तो देखिएगा 11वें प्रश्न को, ये देखिए,
कोहलर अपने प्रयोग से यह सिद्ध करना चाहते थे कि अधिगम मानव का अधिगम प्रयोजनपूर्ण है, जानवरों में मनुष्यों से श्रेष्ठ है, एक स्वतंत्र क्रिया है, समग्र परिस्थिति का प्रत्यक्षीकरण है। तो भाई कोहलर की बात की जा रही है। कोहलर का नाम आता है गेस्टाल्टवादियों में। किसमें आता है? गेस्टाल्टवादियों में कोहलर का नाम आता है। साथियों, गेस्टाल्टवादी क्या मानते थे कि व्यक्ति समस्या का अचानक समाधान ढूंढता है, लेकिन अचानक समाधान या अंतर्दृष्टि से समाधान ढूंढने के लिए उसके सामने जो समस्या है वो संपूर्ण होना चाहिए, संपूर्ण परिस्थिति उसके सामने होना चाहिए समस्या की। तो ये चीजें यहाँ पर गेस्टाल्टवादी बताते हैं। तो मतलब समग्र परिस्थिति उसके सामने होना चाहिए, संपूर्ण मतलब समग्र की बात की जा रही है। तो चौथा विकल्प आपके प्रश्न नंबर 11 में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 पे आएंगे। 12वां प्रश्न है, किसने पाठ योजना की पंचपद प्रणाली प्रतिपादित की? ब्लूम, किलपेट्रिक, हर्बर्ट और जॉन ड्यूई। तो भाई हर्बर्ट की पंचपदी सभी बहुत ही फेमस है। ये तो हर्बर्ट की पंचपदी, यहाँ पर इस विधि में 5 पद होते हैं। कितने पद होते हैं? 5। और ये दैनिक पाठ योजना निर्माण के लिए बनाई गई थी। दैनिक पाठ योजना जो विद्यालयों में बच्चों को पढ़ाते हैं, जिसके माध्यम से उसके लिए हर्बर्ट ने एक प्रणाली दी थी, एक विधि दी थी, जिसको हर्बर्ट की पंचपदी कहते हैं साथियों। तो यहाँ पर हर्बर्ट आपका बिल्कुल सही आंसर है प्रश्न नंबर 12 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 पे आएंगे। तो चलिए 13वां क्वेश्चन देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 13, निम्नलिखित में ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की? स्प्रेंजर ने, केनन ने, जुंग ने और क्रेशमर ने। तो भाई जुंग ने तो यहाँ पर नहीं किए। सामाजिकता के आधार पर इन्होंने व्यक्तित्व का वर्गीकरण किया, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी जैसी चीजें इन्होंने बताई है। तो ये आपका आंसर नहीं होगा। बहुत सारे लोग इसमें क्रेशमर भी सही बता रहे हैं, लेकिन साथियों क्रेशमर ने यहाँ पर ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण नहीं किया है, बल्कि शारीरिक आधार पर यहाँ पर व्यक्तित्व का वर्गीकरण क्रेशमर के द्वारा किया गया है। सही आंसर है केनन के द्वारा। केनन के द्वारा ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकार बताए गए हैं। बिल्कुल इसमें केनन ही सही आंसर होगा। अब बहुत सारे कहेंगे कि सर 2017 यूपी टेट में इसी प्रश्न का आंसर क्रेशमर माना गया था, जो कि गलत था साथियों। केनन के द्वारा ही ये ग्रंथियों के प्रकार दिए गए हैं, न कि क्रेशमर के द्वारा। विकल्प नंबर आपका 2 ही सही आंसर है प्रश्न 13 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 पे आएंगे। तो चलिए 14वां क्वेश्चन देखेंगे। आपके प्रश्न संख्या 14, सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का, डीहान का, ड्रेवल का और कोल एवं ब्रूस का। तो यहाँ पर कथन आपसे पूछ लिया गया है। कथन में तो क्या होता है, अगर याद है तो है, नहीं है तो कोई बात नहीं। और अगर आपको याद नहीं है और विकल्प में क्रो एंड क्रो दे रखा है, तो मैंने पहले कई बार बताया था कि क्रो एंड क्रो ही आपको सही करना होता है। विकल्प नंबर 1 ही सही है। उपरोक्त कथन क्रो एंड क्रो के द्वारा ही कहा गया है साथियों। विकल्प नंबर 1 सही रहेगा प्रश्न नंबर 14 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 पे आएंगे। तो चलिए 15वां प्रश्न, बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास होता है व्याकरण में प्रशिक्षण के फलस्वरूप, अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप, परिपक्वता के फलस्वरूप, जन्मजात क्षमताओं के फलस्वरूप। तो देखो बीएफ स्किनर के अनुसार यहाँ पर बात की जा रही है। भाई बीएफ स्किनर क्या, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में इन्होंने क्या चीज बताई है? पुनर्बलन पर आधारित अधिगम होता है। तो यहाँ पर पुनर्बलन की बात किसमें की जा रही है? विकल्प नंबर 2 में। परबलन के दो, पुनर्बलन के दो, सबलीकरण के दो, बात एक ही होती है। रीइंफोर्समेंट इसको हम इंग्लिश में कहते हैं साथियों, ठीक है। तो यहाँ पर अनुकरण एवं प्रबलन के फलस्वरूप बच्चों में भाषा का विकास होता है। विकल्प नंबर आपका 2 सही रहेगा प्रश्न संख्या 15 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 पे आएंगे। तो चलिए 16वां प्रश्न, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से, यहाँ पर रिक्त स्थान है जिसकी पूर्ति करनी है, ने वर्गीकृत किया। वुडवर्थ ने, थॉर्नडाइक ने, मैकडूगल ने और ड्रेवल ने। तो भाई मूल प्रवृत्तियों से संबंधित जब भी नाम आता है तो एक ही नाम हमारे सामने आता है, वो आता है विलियम मैकडूगल। विलियम मैकडूगल ने साथियों 14 प्रकार की मूल प्रवृत्तियां बताई है और इनसे संबंधित 14 प्रकार के संवेग भी इन्होंने बताए हैं। इन 14 संवेगों का संबंध 14 मूल प्रवृत्तियों से होता है। तो विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न संख्या 16 में। जैसे भय नामक संवेग व्यक्ति के अंदर उत्पन्न हुआ तो वो वहां से पलायन कर जाता है, तो ये पलायन उसकी मूल प्रवृत्ति और भय उसका संवेग है। तो यहाँ पर थर्ड विकल्प आपके सही है 16वें प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 पे आएंगे। तो चलिए 17वां प्रश्न, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवदान है, यह कथन किसका है?
मैकडूगल का, मन का, रोज का और डमविल का। फिर वापस आपसे कथन पूछ लिया गया। साथियों ये जो कथन कहा गया है प्रश्न नंबर 17 में, ये कथन डमविल के द्वारा कहा गया है। चौथा विकल्प आपके 17वें प्रश्न में सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 पे आते हैं। साथियों प्रश्न नंबर 18 है, निम्नलिखित में से किसका नाम सुजनन शास्त्र के पिता से जुड़ा हुआ है? वुडवर्थ का, रोज का, फ्रांसिस गाल्टन का और क्रो एंड क्रो का। तो सुजनन शास्त्र के पिता किसको कहा जाता है, आपको ये बताना था प्रश्न संख्या 18 में। इसका जो सही आंसर है साथियों, सुजनन शास्त्र के पिता फ्रांसिस गाल्टन को कहा जाता है। विकल्प नंबर आपका 3 सही है। देखो सुजनन शास्त्र क्या होता है आपको ये भी पता होना चाहिए। सुजनन शास्त्र में जो मानसिक रूप से रोगी होते हैं साथियों, उनको नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 पे आते हैं। तो चलिए 19वां क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो 19वां प्रश्न है साथियों आपके, ये देखिएगा 19वें प्रश्न को। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालकों हेतु हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है? चित्रांकन परीक्षण, आर्मी अल्फा टेस्ट, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण और अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण। तो 12 वर्ष से लेकर 16 वर्ष के बालकों हेतु डॉक्टर जलोटा के द्वारा एक परीक्षण प्रतिपादित किया गया था, जिसको साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण के नाम से जाना जाता है। तीसरा विकल्प आपके 19वें प्रश्न में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 पे आएंगे। तो चलिए 20वां क्वेश्चन भी देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 20, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? स्टर्न ने, वर्नन ने, स्पीयरमैन ने और थॉर्नडाइक ने। तो भाई बुद्धि के एक तो होता है एक कारक सिद्धांत और एक है द्विकारक सिद्धांत। एक कारक सिद्धांत और द्विकारक सिद्धांत दोनों ही एक ही मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिए गए हैं, जिसका नाम है स्पीयरमैन। साथियों इन्होंने बुद्धि का एक कारक और द्विकारक सिद्धांत दिया है। देखिएगा द्विकारक सिद्धांत में एक तो इन्होंने सामान्य तत्व बताया है और एक इन्होंने विशिष्ट तत्व बताया है। यहाँ पर द्विकारक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हो गए? यहाँ पर स्पीयरमैन हो गए। विकल्प नंबर आपका 3 सही है 20वें प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 पे आएंगे। तो चलिए 21वां प्रश्न आपके 21वां क्वेश्चन है, कोहलर निम्न में से किससे संबंधित है? अधिगम के सिद्धांत से, व्यक्तित्व के सिद्धांत से, विकास के सिद्धांत से, अभिप्रेरणा के सिद्धांत से। तो कोहलर की बात की जा रही है, वही गेस्टाल्टवादी है और इन्होंने सीखने के लिए अंतर्दृष्टि का सिद्धांत भी इन्होंने दिया है। तो ये जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, इसका संबंध किससे है? अधिगम के सिद्धांतों से ही ये अधिगम का सिद्धांत है साथियों। विकल्प नंबर आपका 1 21वें क्वेश्चन में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 पे आएंगे। तो चलिए 22वां क्वेश्चन देख लेते हैं। आपके प्रश्न संख्या 22, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रत्ययों की संख्या होती है 10, 12, 14, 15। मैंने अभी बताया था आपको, इसके पहले प्रश्न आया था कि भाई 14 संवेगों का संबंध किसने है? मूल यहाँ पर मैकडूगल से है। तो मैकडूगल ने 14 मूल प्रत्यय बताई है और 14 ही प्रकार के संवेग बताए हैं। तीसरा विकल्प आपके 22वें क्वेश्चन में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 पे आते हैं। तो आपके 23वां प्रश्न है, ये देखिएगा, मानसिक उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग निम्न में से किसके शिक्षण हेतु किया जाता है? समस्या समाधान, सृजनात्मकता, अनुप्रयोग और समझ। तो अनुप्रयोग और समझ तो इसका बिल्कुल ही गलत आंसर है। देखो मानसिक उद्वेलन विधि जो है, मानसिक उद्वेलन विधि का जो प्रयोग किया जाता है वो समस्या के समाधान हेतु किया जाता है। विकल्प नंबर आपका 1 ही सही है। अगर कोई सृजनात्मकता बताता है तो वो गलत है। विकल्प 1 ही 23 में सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 पे आते हैं। तो 24वां क्वेश्चन देख लेते हैं। ये देखिएगा, निम्न में से किसके प्रयोग में कुत्ता एक विषय था? कोहलर, थॉर्नडाइक, पावलोव और स्किनर। तो देखो कुत्ते पर प्रयोग किसके द्वारा किया गया था साथियों? कुत्ते पर प्रयोग जिसके द्वारा किया गया था वो था यहाँ पर पावलोव के द्वारा। पावलोव के द्वारा ही यहाँ पर कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया गया था। जो प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत जिसको हम जानते हैं, या फिर शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी आप इसको कह सकते हो, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी हम जिसको कहते हैं साथियों, ये पावलोव के द्वारा दी गई थी और इसमें इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था, कुत्ते की लार ग्रंथियों पर प्रयोग किया था। विकल्प नंबर आपका 3 सही है प्रश्न नंबर 24 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 पे आएंगे। तो 25वां प्रश्न ये देखिए, मौलिकता, नमनीयता तथा प्रवाह निम्न में से किसके घटक है? अभिप्रेरणा के, व्यक्तित्व के, सृजनात्मकता के और बुद्धि के। तो मौलिकता, नमनीयता, धारा प्रवाह है, नवीनता, साथियों ये सारी चीजें किस में आ जाती है? ये सृजनात्मकता में आ जाती है। यहाँ पर तीसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर 25 में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 पे आते हैं। तो आपका 26वां प्रश्न देखो, 26वां प्रश्न है, युयुत्सा है। क्या है युयुत्सा? चिंतन है, कल्पना है, संवेग है और मूल प्रवृत्ति है। तो युयुत्सा साथियों, युयुत्सा एक मूल प्रवृत्ति है जो कि क्रोध नामक संवेग से उत्पन्न होती है। जब व्यक्ति के अंदर क्रोध नामक संवेग उत्पन्न होता है तो उससे संबंधित
क्रोध जब भी हमारे अंदर पैदा होता है तो उससे संबंधित एक मूल प्रवृत्ति जागृत हो जाती है, युयुत्सा। साथियों युयुत्सा मतलब युद्ध लड़ने की इच्छा, मतलब यहाँ पर एक तरह से लड़ाई करने की इच्छा हो जाती है। तो ये एक मूल प्रवृत्ति है। विकल्प नंबर आपका 4 बिल्कुल सही है 26वें प्रश्न में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27 पे आते हैं। तो चलिए 27वां प्रश्न, आपके प्रश्न नंबर 27 है, बालकों के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्व है वंशानुगत तत्व, शारीरिक तत्व, सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, आर्थिक तत्व। तो भाई सामाजिक विकास को आर्थिक तत्व तो सबसे यहाँ पर गलत है, शारीरिक तत्व भी गलत है, वंशानुगत तत्व भी गलत है। सही आंसर क्या है? सामाजिक परिवेश जन्य तत्व, क्योंकि सामाजिक परिवेश जन्य तत्व में ही बालक बड़ा होता है, समाज में बड़ा होता है और वहीं से उसका सामाजिक विकास भी प्रभावित होता है। विकल्प नंबर आपका 3 सही है कि भाई वो किस समाज में रह रहा है, वहाँ के समाज में क्या रीति रिवाज है, उसी प्रकार से उसके अंदर भी वो लक्षण आते हैं। तो तीसरा विकल्प आपका 27वें क्वेश्चन में सही रहेगा। नेक्स्ट ये प्रश्न संख्या 28 पे आते हैं। तो आपके 28वां क्वेश्चन क्या पूछा गया था, ये देखिएगा, शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम निम्न में से कौन सा है? कल्पना और संवेगात्मक विकास से संबंध का नियम, द्रुतगामी विकास का नियम, अनियमित विकास का नियम, मानसिक विकास से भिन्नता का नियम। तो मानसिक विकास से भिन्नता का नियम तो सबसे गलत आंसर है। देखो शारीरिक विकास की बात की जा रही है साथियों, कल्पना और संवेग यहाँ पर मानसिक विकास से संबंधित है, ये दोनों चीजें ये भी गलत हो जाती है। दूसरा या तीसरा यहाँ पर आंसर होगा। देखो द्रुतगामी विकास का जो नियम है, द्रुतगामी मतलब तीव्र गति से विकास साथियों, तो तीव्र गति से विकास शारीरिक हो सकता है, इसलिए दूसरा ही विकल्प यहाँ पर 28वें प्रश्न में सही रहेगा। प्रमुख नियम यही रहेगा, अनियमित विकास यह वाला प्रमुख नहीं है। दूसरा विकल्प 28वें में सही है। नेक्स्ट 29वां मतलब सेकंड लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का। तो देखो 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? समान प्रतिमान का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। देखो समान प्रतिमान का सिद्धांत भी विकास का सिद्धांत है। समान प्रतिमान मतलब जैसा पिता होगा वैसी उसकी संतान होगी। समान प्रतिमान जैसे मतलब इंसान का बच्चा इंसान ही होगा, बकरी का बच्चा बकरी ही होगा वो। परस्पर संबंध का सिद्धांत भी होता है। निरंतर विकास का सिद्धांत मतलब विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। लेकिन यह अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत जैसा कोई भी विकास का सिद्धांत नहीं है। ये तो साथियों अनुकूलित प्रत्यावर्तन तो सीखने से संबंधित है, विकास से नहीं। चौथा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न नंबर 29 में। अंतिम और 30वां क्वेश्चन देखेंगे। तो देखो वैसे मैंने सारे ही प्रश्न बिल्कुल सटीक बताने की पूरी कोशिश की है, फिर भी अगर किसी प्रश्न में आपको लगता है कि नहीं इसका आंसर ये नहीं ये होगा, तो आप नीचे कमेंट में सभ्य भाषा में कमेंट कर सकते हो साथियों। 30वां और अंतिम क्वेश्चन है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है, यह कथन किसने दिया है? डगलस और हॉलैंड ने, मेरिडिथ ने, हरलॉक ने और गेसेल ने। तो ये जो कथन दिया गया है ये हरलॉक के द्वारा दिया गया है। तीसरा विकल्प 30वें क्वेश्चन में सही है। तो आपको वीडियो कैसा लगा नीचे हमें कमेंट में जरूर बता करके जाइएगा साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में। यहाँ पर साइकोलॉजी की भी टेस्ट सीरीज चला रखी है मैंने निःशुल्क ही। आपको रोजाना साइकोलॉजी की क्लासें यहाँ पर मिलती है, आपको हिंदी की क्लासें मिलती है, शिक्षण विधियों की क्लासें मिलती है, मैथ्स का संपूर्ण कोर्स करवाया जा रहा है बिल्कुल ही निःशुल्क इसी यूट्यूब चैनल पर साथियों। और आपके रीट भर्ती 2022 के लिए पर्यावरण की टेस्ट सीरीज भी जल्दी मैं शुरू करने वाला हूँ साथियों। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।